दिल्ली के इस वीडियो को देखिए। यहाँ शहर के अलग अलग हिस्सों में अक्सर पानी की किल्लत देखने को मिलती है। यहाँ पानी को लेकर मारामारी इस कदर बढ़ गई है कि लोगों के बीच अक्सर मारपीट तक होती है, जिसमें कुछ लोग तो मर भी गए हैं। इस सब का कारण दिल्ली अपनी 90% ताज़े पानी की ज़रूरतों के लिए यमुना नदी पर ही निर्भर है। लेकिन यमुना नदी तेज़ी से सूखती, गंदी होती और मरती जा रही है, खास करके उसके वो हिस्से जो दिल्ली से होकर गुजरते हैं। पर यमुना नदी की हालत इतनी खराब आखिर है क्यों? और ये समस्या अलग अलग सरकारों के बड़े बड़े वादों के बावजूद अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुई? क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है भी? यमुना नदी की सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन। ये भारत की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदियों में से एक है। पर क्या आपको पता है कि यमुना में 85% पोल्यूशन में घर का कचरा है? डिटर्जेंट, ऑयल, नाले का पानी, खाने का वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट वगैरह, ये सब आता है नदी के आसपास के शहरों से, जैसे दिल्ली, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और आगरा वगैरह। यहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज भी हैं, टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, शुगर और भी बहुत सारी। इनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है और ये भारी मात्रा में वेस्ट वाटर रिलीज करती हैं, जिसका ठीक से ट्रीटमेंट या सफाई नहीं होती और ये सीधे यमुना नदी में जाता है। इस वेस्ट वाटर में मौजूद जहरीले केमिकल्स नदी को मारने का काम करते हैं। दिल्ली के वजीराबाद से ओखला के बीच का यमुना नदी का 22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो नदी की टोटल लेंथ का 2% से भी कम है, लेकिन उसमें नदी का 80% पोल्यूशन है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में उस एरिया में इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट नदी में बहाया जा रहा है। ओके, पर हालत एग्जैक्टली कितनी खराब है? किसी भी पानी की क्वालिटी को नापने के लिए कुछ मेजर्स हैं, जिसमें से एक है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स। मतलब इस पानी में ऑक्सीजन कितनी है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी वो नदी जिंदा है, ऑक्सीजन जितना कम होगी उतना नदी में रहने वाले जानवर मरेंगे। फिलहाल हालत यह है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 9 घाटों पर यमुना नदी के पानी की जांच की और पाया कि 9 में से 7 घाटों में ऑक्सीजन लेवल 0 था, लिटरली 0। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी नदी में सीवर्स के माध्यम से ऑर्गेनिक मैटर जाता है तो उसके सड़ने पर वो ऑक्सीजन सोख लेता है। इसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। अगर BOD लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब पानी में बहुत सारा सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मैटर है। 3 मिलीग्राम्स पर लीटर के BOD लेवल को ठीक माना जाता है, लेकिन यमुना नदी में 2020 में BOD लेवल्स 114 मिलीग्राम पर लीटर था। सामान्य से ऑलमोस्ट 40 गुना ज़्यादा सड़ता ऑर्गेनिक मैटर यमुना नदी में है। इससे पता चलता है कि नदी में कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे और इसलिए इस नदी का पानी पीने लायक तो क्या, नहाने लायक भी नहीं है। नहाने लायक होने के लिए 100 ml पानी में 500 फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को सेफ माना जाता है, लेकिन दिल्ली की यमुना में 100 ml पानी में 1 अरब से ज़्यादा फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है। ये वो बैक्टीरिया है जो ह्यूमन वेस्ट और सीवर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने इंटरनेट वीडियोज़ में यमुना में झाग अक्सर देखा होगा। कपड़ों को डाई करने वाली फैक्ट्रीज से अमोनिया और फॉस्फेट जो रिलीज होता है वो अक्सर सीधा यमुना नदी में बहा दिया जाता है बिना ट्रीट किए, और यही कारण है इस जहरीले झाग का। ओके, ये तो बात हो गई यमुना नदी के पोल्यूशन की, लेकिन यमुना नदी तेजी से सूख भी रही है और इसका कारण है यमुना बेसिन में ग्राउंड वाटर का कम होना। देश की आज़ादी के बाद से यमुना बेसिन यानी यमुना नदी के आसपास के एरिया में जनसंख्या 2.5 गुना बढ़ चुकी है। जाहिर सी बात है, लोग रहते तो खेती करेंगे और खेती में सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 1950 की तुलना में इरिगेटेड एरिया आज 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके लिए ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन में उपलब्ध पानी का इस्तेमाल भी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़मीन में उपलब्ध पानी और यमुना नदी का क्या कनेक्शन है? अगर ग्राउंड वाटर अच्छा खासा है तो ये नदी में जाता है और उसको रिचार्ज करके उसको सपोर्ट करता है, खासकर गर्मी के समय में जब नदियाँ सूखने लगती हैं। पर अगर ग्राउंड वाटर टेबल नदी के लेवल से नीचे होता है तो नदी का पानी रिस कर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, जिससे नदी और सूख जाती है। दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर गंगनौली 5000 लोगों का एक गांव है, जो कि फेमस है हर परिवार में एक बीमार व्यक्ति होने के लिए। यहाँ के 1/3 युवा लोग लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, कैंसर, स्किन एलर्जीज और डिफॉर्मिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसका कारण असल में जब ग्राउंड वाटर कम हो जाता है और नदी का पानी नीचे जाकर ग्राउंड वाटर में मिलने लगता है तो वो पानी अपने साथ कंटामिनेंट्स या गंदगी भी ले जाता है, जो कि फिर ग्राउंड वाटर से लोगों के घरों में आ जाती है। यही चीज़ इस गांव में बहुत ज़्यादा हो गई है और ठीक यही चीज़ आगरा और मथुरा के ग्राउंड वाटर में भी देखी गई है।
यमुना नदी की बर्बादी का एक और बड़ा कारण है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इल्लीगल सैंड माइनिंग। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खनन माफियों का कब्जा है। खनन सूत्रों के मुताबिक रोजाना ग्रेटर नोएडा और यमुना तट से 350 से ज्यादा ट्रक निकलते हैं। कोई भी नदी केवल बहता पानी नहीं होती, उसके नीचे की रेत नदी का एक अभिन्न हिस्सा होती है। बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग से, बहुत ज़्यादा रेती के खनन से नदी के प्राकृतिक बहाव पे असर पड़ता है। उसकी धारा और बिखर जाती है, जिससे आसपास की ज़मीन और खेतों में सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। इसके अलावा एक नदी के आसपास उसका खुद का एक इकोसिस्टम होता है जिस पे वो नदी और वहाँ रहने वाले जीव जंतु निर्भर होते हैं। सैंड माइनिंग से उन जीवों के नेचुरल हैबिटेट तबाह हो जाते हैं, वहाँ के फूड चेन पे प्रभाव पड़ता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी में भी कमी आती है। यमुना नदी में भी इल्लीगल सैंड माइनिंग के चलते ऐसे ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कई सारी बर्ड्स जैसे सैरोस, फ्लेमिंगोस और माइग्रेटरी बर्ड्स जो पहले यमुना में आम थे, वो अब दिखना बंद हो गई हैं। कई सारी बर्ड्स नदियों के किनारे रेत पर अंडे देती थी, लेकिन सैंड माइनिंग व्हीकल्स के अतिक्रमण और आवाज़ से वो पक्षी यहाँ आना बंद हो गए। सफाई की बात करें तो यमुना नदी को साफ करने की कोशिश पिछले 30 सालों से चल रही है। 1993 में यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, जिसमें जापान की तरफ से भी लोन असिस्टेंस मिला था। फिर उसके बाद इसका दूसरा फेज़ 2004 में लॉन्च किया गया था। इन प्रोजेक्ट्स में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। फिर 2017 से 2021 के बीच ही 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए गए सिर्फ यमुना नदी के दिल्ली स्ट्रेच को साफ करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी यमुना नदी को साफ करने के सारे एफर्ट्स लगातार फेल हुए। इस नदी के किनारे 1655 ग्रॉसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिनको ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल होता है। रीसेंट डेटा के मुताबिक 13 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी पूरी कैपेसिटी का केवल 32% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब करोड़ों लीटर अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज फैक्ट्रियों से सीधा नदी में जाता है। तो एक तरफ तो हम नदी को साफ करने की कोशिश में लगे, लेकिन दूसरी तरफ लगातार नालों से यमुना को गंदा किया जा रहा है। दिल्ली और पूरे एनसीआर रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी जोरों शोरों से चल रही है, जिससे रेत की डिमांड और इलीगल माइनिंग भी लगातार बढ़ रही है। पर इस सब के बावजूद कुछ सालों पहले यमुना नदी में एक चमत्कार हुआ। 2 महीने में ही वो 33% साफ हो गई। मैं बात कर रहा हूँ कोविड लॉकडाउन की। 2 महीने के कोविड लॉकडाउन ने वो कर दिया जो 30 सालों में हजारों करोड़ रुपयों के साथ सरकारें नहीं कर पाई। इंडस्ट्रियल और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज के कम हो जाने से यमुना नदी ने अपने आप को खुद से ही साफ कर लिया। यहाँ तक कि वापस से कई सारे इंडियन और माइग्रेटरी पक्षी और मछलियाँ यमुना नदी में फिर से देखने को मिले। डॉक्टर राजीव चौहान, जो एक कंजर्वेशन ऑफिसर है और 30 सालों से यमुना नदी पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने यमुना नदी को इतना साफ कभी नहीं देखा था। इससे क्लियर हो जाता है कि हमें यमुना को साफ करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस जो हम गंदगी उसमें लगातार फैलाए जा रहे हैं उसे रोकने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट्री कमेटी के अनुसार यमुना एक्शन प्लान के फेल होने का एक बड़ा कारण रहा है नदी के आसपास रहने वाले लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। उन्होंने रिकमेंड किया है कि सरकार केवल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसे सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को भी इन्वॉल्व करे। नदी के आसपास की इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज को भी रोकना होगा। फिलहाल तो दिल्ली सरकार ने फिर से टारगेट रखा है 2025 तक यमुना नदी को नहाने लायक बनाने का। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि आखिर हमारी नदियों के साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।